Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल जहां पर हम डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री यूट्यूब सीरीज। और लास्ट लेक्चर में, कल की क्लास में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ओवरव्यू ले चुके थे, इंट्रोडक्शन डील कर चुके थे और आज की क्लास में हम अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं जहां से एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैं कहूंगी कि द फर्स्ट इंस्टेंस जहां से हमारे कॉन्ट्रैक्ट की बनने की स्टार्टिंग होती है दैट इज द प्रपोजल, या मैं कहूं तो ऑफर। इसको ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम ये देखेंगे कि प्रपोजल कौन सा वैलिड होता है, एक प्रपोजल के लिए क्या सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसी प्रपोजल के एक्सेप्टेंस होने पर हम उसको प्रॉमिस कहते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डील करने वाले हैं। सो आज की क्लास में ये समझेंगे प्रपोजल होता क्या है। नो डाउट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी एसेंशियलिटीज है जिसका जिक्र इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करता है, बट देयर आर प्रेसिडेंट्स। नहीं तो मैं ये कह सकती हूं कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की ही एसेंशियलिटीज हमारे प्रपोजल में दिखती है, बिकॉज प्रपोजल plus acceptance makes a promise, promise plus consideration makes an agreement, agreement plus legal enforceability makes a contract। तो कॉन्ट्रैक्ट में इन सब की एसेंशियलिटीज हैं। तो आज की क्लास में हम ये तो डील करेंगे, लेकिन बिफोर बिगिनिंग विद द सेशन, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीपीटीज और वुड लाइक टू एक्सप्लोर पीडब्ल्यू ऐप, तो आप इस पर्टिकुलर बैच को पीडब्ल्यू ऐप से ज्वाइन करेंगे। ये कंप्लीटली फ्री बैच है, ये बैच के फॉर्मेट में आपको वहां दिखने वाला है, तो वहां से जाकर आप इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करेंगे और उसके बाद वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वहां पर जो बैच वैलिडिटी दे रखी है, ओनली टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डाउनलोड दीज पीडीएफ्स। उसके बाद वहां से बैच जो है वो वैनिश हो जाएगा, लेकिन हाँ क्लासेस आपके पास फिर भी अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पर। चलिए, ऑल स्टेट जुडिशरी के लिए एवरी स्टेट जुडिशरी एस्पिरेंट कैन वॉच दिस सेशन, इवन सीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, क्लैट पीजी क्लैट यूजी के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। बस क्लैट यूजी में ये रहता है कि आपके सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स आप समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में प्रपोजल का मीनिंग समझेंगे, एसेंशियलिटी समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, दैट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड सेविंग क्लॉज डील कर लिया था। आज शुरू करेंगे 2A से प्रपोजल। प्रपोजल को ध्यान रखें, ऑफर भी कहते हैं। कुछ मैं पार्टीज का नाम भी लिख दूंगी ताकि ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट न्यू है ना, ताकि उनको ये समझ आ सके कि अगर मैं प्रपोजी बोल रही हूं, ऑफरी बोल रही हूं, प्रॉमिसी बोल रही हूं, तो दैट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, ध्यान रखें, जो ऑफर देता है वो होता है ऑफरर, या हम उसको प्रपोजर भी बोल सकते हैं, या हम उसको प्रॉमिसर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉमिसर भी बोल सकते हैं। एंड द पर्सन टू होम द ऑफर इज गिवन, उसको हम ऑफरी भी बोल सकते हैं, उसको हम प्रपोजी भी बोल सकते हैं, उसको हम प्रॉमिसी भी बोल सकते हैं। कुल मिलाके बात यहां पर है डबल ई की, यहां पर है ER की। मोटे तौर पे मैं कह सकती हूँ ER, या मेजरली हम लोग OR कर सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन, कई बार हम ऐसे शॉर्ट टर्म्स यूज करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए दे आर वन एंड द सेम पर्सन। लेकिन हाँ, जो ऑफरी होता है, जिसको ऑफर दिया गया, उसको एक और टर्म से जाना जाता है एंड ही इज एन एक्सेप्टर। क्योंकि अगर मैं आपको ऑफर दूंगी तो आप ही तो ऑफरी होंगे, आप ही तो उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने वाला कौन हो जाता है? एक्सेप्टर हो जाता है। ओके, चलिए आइए सबसे पहले इस डेफिनेशन को डील करेंगे। ये डेफिनेशन पॉइंटर्स में आपके बैरेक्स में नहीं दे रखा है, बट हमने इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन किया है। हमने इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन किया है जिससे कि आप ये समझ पाए कि व्हाट आर द एसेंशियलिटीज। इस डेफिनेशन को एक बारी को भूल जाओ, ठीक है, मेरे पीछे इसको पढ़े रहने दो। आप मुझे ये बताओ, आज अगर आप मुझे कोई ऑफर करते हो या मैं आपको ऑफर करती हूं, क्या शो करना चाहेंगे हम उस ऑफर में, या क्यों देना चाहूंगी मैं आपको ऑफर? अगर मैं कहती हूं कि बेटा वुड यू लाइक टू परचेज दिस फोन ऑफ माइन, तो आप ये पर्टिकुलर फोन खरीदें, इसकी हाँ या ना जानने के लिए मैं आपको ऑफर दूंगी। ऐसे थोड़ी ना तुमको दे दिया, तुमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं मैम हूं, तुम स्टूडेंट हो, लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है नो, दिस इज अन अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 बोलेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस है, असम्यक असर है। तो हम पहले ऑफर करेंगे। दैट मीन्स जब मैं आपको ये ऑफर कर रही हूं दैट वुड यू लाइक टू परचेज माई फोन, तो आई एम शोइंग माई विलिंगनेस टू यू।
आई एम शोइंग माई विलिंगनेस टू यू, मेरी इच्छा, मेरी डिजायर आपको दिखा रही हूं कि मैं या तो फोन दूंगी या नहीं दूंगी। आइदर आई विल डू समथिंग और आई विल नॉट डू समथिंग। ठीक है मैम, दे दो ना फोन, कहां दिक्कत है, ऐसे ही थोड़ी ना दूंगी, आपकी भी तो कंसेंट चाहिए ना मुझे। मैं अपनी विलिंगनेस आपको शो ही इसलिए कर रही हूं ताकि आपकी कंसेंट में ऑब्टेन कर सकूं उस कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। मैं यहां पे कर क्या रही हूं, अपना फोन आपको सेल कर रही हूं। तो व्हेन आई एम शोइंग माई विलिंगनेस दैट आई विल सेल माई फोन टू यू, तो उस फोन को सेल करने के लिए मैम मैं एग्री करता हूं, मैं परचेस कर रहा हूं, ये कंसेंट आप मुझे दे दो। मैं अपनी विलिंगनेस इसलिए शो कर रही हूं दैट आई कैन ऑब्टेन योर असेंट, आई कैन ऑब्टेन योर कंसेंट फ्रॉम यू। यू आर कॉल्ड एज ऑफरी, यू आर कॉल्ड एज प्रोमिसी, यू आर कॉल्ड एज प्रोमिसी, यू आर कॉल्ड एज द पार्टी जिसके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, यस और नो, प्रोवाइडेड केपेबल पार्टीज भी होनी चाहिए, तो वो होता है प्रपोजल। अब यही डेफिनेशन दे रखी है, देखो जरा। When one person signifies, comment section में जवाब देते रहोगे, when one person signifies to another, one person कौन सिग्निफाई कर रहा है, विलिंगनेस कौन सिग्निफाई कर रहा है, प्रपोजर। कौन सिग्निफाई करता है बेटा, प्रपोजर। हम प्रपोजर भी लिख सकते हैं, हम ऑफरर भी लिख सकते हैं। जब ऑफरर अपनी सिग्निफिकेंस क्या सिग्निफाई कर रहा है, हिज विलिंगनेस, किसको, टू अनदर। अनदर मीन्स प्रोमिसी, अनदर मीन्स ऑफरी। ऑफरी को जब वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, किस चीज की विलिंगनेस दिखा रहा है प्रोमिसर, टू डू और abstain from doing, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, दैट इज दिस इज द एक्ट दैट ही इज डूइंग एंड व्हाई ही इज डूइंग, उसका जवाब मिलता है यहां, विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर। दैट अदर मतलब किसकी विलिंग, किसकी असेंट, किसकी कंसेंट ऑब्टेन करना चाहते हैं, प्रोमिसी की, ऑफरी की कंसेंट हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस, विच एक्ट, दिस एक्ट, विच एब्सिस्टेंस, दिस एब्सिस्टेंस, he is set to make a proposal। तो हम कहेंगे कि हाँ मैम, अब आपने प्रपोजल हमको रख दिया, अब आपने हमें ऑफर रख दिया है, दैट इज 2A, प्रपोजल। ये डेफिनेशन एज इट इज, यहां पे पार्टीज का नाम जान लेंगे जो कि मैम हम ऑलरेडी जान चुके, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि बेटा ऑफरर, जो पर्सन ऑफर रखता है या प्रपोजल रखता है, ऑफरी जिस पर्सन को हम ऑफर रखते हैं उसको ऑफरी भी कहते हैं, उसको प्रपोजी भी कहते हैं, उसको प्रोमिसी भी कहते हैं। जिसने ऑफर रखा उसको ऑफरर भी कह सकते हैं, प्रोमिसर भी कह सकते हैं, या फिर ऑफरर, प्रोमिसर या प्रपोजर, तीनों कह सकते हैं। एंड ये हमारा ऑफरी ही एक्सेप्टर भी होता है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर। और ऑफर कौन करेगा, जिसको ऑफर एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसको आपने ऑफर रखा। तो रिमेंबर दिस थिंग, ऑफरी एंड एक्सेप्टर सेम पर्सन होता है, अलग नहीं होता है। ओके, नाउ वी विल कम टू द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, और इन्हीं सब पर बेस्ड है हमारी आने वाली ये कुछ स्लाइड्स। ठीक है, आइए जी, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। क्या एसेंशियलिटीज होनी चाहिए हमारे एक वैलिड ऑफर के लिए। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, मैम ये तो बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आएगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है, एग्रीमेंट एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है, तो ऑफर भी तो एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है ना। सो सॉरी, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, ऑफर इंप्लाइड भी हो सकता है। जब मैं आपको पूछ रही हूं बेटा वुड यू लाइक टू परचेज माय प्रोडक्ट, दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर। इफ आई मेल इट टू यू, इफ आई व्हाट्सएप इट टू यू, इफ आई पोस्ट अ लेटर टू यू, इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर। लेकिन यहीं पर ये इंप्लाइड कब हो जाएगा, व्हेन इट इज डन बाय एनी एक्शन और एनी कंडक्ट ऑफ द पार्टी। शू पॉलिश, कूली वाले भैया याद है ना सब कुछ, वो इंप्लाइड ऑफर में जाता है। ओके, नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये भी हम कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियलिटी में पढ़ के आते हैं, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। ऑफर मैं आपको इसीलिए रखूं क्योंकि मुझे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ना कि सोशल रिलेशनशिप के लिए। आई गिव यू एन ऑफर, वुड यू लाइक टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, तो ये तो सोशल रिलेशनशिप का एग्रीमेंट हुआ ना, दिस इज नॉट अ लीगल रिलेशनशिप। यू एक्सेप्ट इट, यस मैम आई विल कम, आई विल गिव यू अ ग्रेट गिफ्ट, फिर नहीं आए, कैन आई सू यू, नो, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन ही था, दे वर मियरली सोशल एग्रीमेंट्स एंड सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग, रादर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है उनको। ठीक है, थर्ड, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आई वुड लाइक टू सेल माई हॉर्स फॉर ₹500 और 1000, ये क्लियर नहीं है, ये सर्टन नहीं है। क्लैरिटी, इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस, इट शुड नॉट बी वेग, वेरी क्लियर, वेरी सर्टन, पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड, दोनों पार्टी सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम चीज एक्सटेंड अंडरस्टैंड करें तो वो रहेगा सर्टन। सर्टेनिटी मीन्स यू आर एबल टू डिराइव द मीनिंग और
the parties or the words are such that meaning can be derived. The words are having so much capability that parties are able to ascertain the meaning. ऐसा भी हो सकता है. Next, an offer must be communicated to the offeree. मैं आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं करूं और ये प्रिज्यूम कर लूं कि आपको ऑफर के बारे में पता चल जाएगा. बेटा पीडब्ल्यू अगर आपको ऑफर बताता ही नहीं, आपको कैसे पता चलता कि हाँ ऐसा कोई बैच आ रहा है, न्याय जुडिशरी बैच है, नीति जुडिशरी 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, जस्टिस जुडिशरी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, आपको पता ही नहीं चलता. यस और नो? तो ऑफर कम्युनिकेट हुआ होना चाहिए ऑफरी तक. सपना थोड़ी आएगा कि हाँ मैम अपना फोन देने वाली, हाँ मैम अपने नोट्स देने वाली. नो, ड्रीम थोड़ी आएगा. तुम्हारे पास दिव्य शक्ति थोड़ी ना, ह्यूमंस हो ना. somehow it can be communicated in any way. एड हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, शॉर्ट हो सकती है, पैम्पलेट्स हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, लेटर हो सकता है, मेल हो सकता है, एनीथिंग. इट शुड कम टू योर नॉलेज. ओके, नेक्स्ट, एन ऑफर कैन बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन. यस, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो ऑफर में. I can write it down while giving an offer that if you like to or if you say yes or if you are willing to accept this offer, accept it within 7 days. ये कंडीशन लगा दी मैंने. अगर ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो तो एडवांस 200 रुपीज जमा करा दो, ये भी कंडीशन लग सकती है. प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ऑफर में कंडीशन लग सकती है, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं लग सकती. When I am giving an offer to you, मैं वहां कंडीशन लगा सकती हूं कि एक्सेप्ट करना है 5 दिन में करो, 10 दिन में करो, एक्सेप्ट करना है एडवांस जमा करो, एक्सेप्ट करना है तो फिर घर पर आकर बताओ, कॉल करके बताओ, मेल करके बताओ. बट द एक्सेप्टर कैन नॉट गिव द कंडीशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग. अब आप एक्सेप्ट करते हुए ये नहीं बोल सकते हो ओके मैम फाइन, आई एक्सेप्ट योर बैरेक्स, आई एक्सेप्ट योर नोट्स, बट ना इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दो ना. फोन ले तो लूंगा बट मैम इसमें सिम डाल के दो ना, इसमें 4 महीने का रिचार्ज करा के दो ना. नॉट अलाउड. सो कंडीशन कैन बी पुट ओनली एंड ओनली, और कंडीशन कैन बी अ ग्राउंड और योर ऑफर कैन बी सब्जेक्ट टू दी कंडीशन. प्लीज नोट डाउन. एग्जाम में आंखें खोल के पढ़ना क्या आ रहा है सामने कि ऑफर के साथ कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन नहीं हो सकती. मतलब एक्सेप्टर कंडीशन नहीं रख सकता. एक्सेप्टेंस की कंडीशन ऑफरर जरूर रख सकता है. ऑफरी कभी भी एक्सेप्टेंस करते वक्त कंडीशन नहीं रख सकता कि एक्सेप्ट कर तो लूंगा मैम, ये आपका हाउस खरीद तो लूंगा बट इसको प्लीज पिंक कलर करके दो. नहीं, ऑफरर जरूर कंडीशन रख सकता है कि एक्सेप्ट करना है तो 7 दिन में करो, एक्सेप्ट करना है एडवांस दो, एक्सेप्ट करना है तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस की भी कंडीशन बता सकता है. ऑफरी कंडीशन रख ही नहीं सकता, रखते ही काउंटर ऑफर हो जाता है मैक्सिमम केसेस में. नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. इस पॉइंट को साइड में रखेंगे, इसको साइड में रखेंगे. पहले ये पॉइंट डील करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास अलग से पूरी की पूरी स्लाइड है. क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर दोनों. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल. ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है. कुछ ऐसे ऑफर्स है विच आर ओपन फॉर एवरीबॉडी. आपका जुडिशरी का बैच का ऑफर इट इज अ जनरल ऑफर, एनी स्टूडेंट कैन एक्सेप्ट इट. वो नीट का बच्चा भी हो सकता है, वो लॉ का भी हो सकता है, वो क्लैट का भी हो सकता है, वो किसी भी स्टेट जुडिशरी का स्टूडेंट हो सकता है. दैट इज अ जनरल ऑफर. इट इज ओपन फॉर ऑल irrespective of qualification, caste, creed, gender, language, place of birth, residence, कोई फर्क नहीं पड़ता. But there is certain offer which are specific. That means the offer which is given to a particular person, that offer can be accepted only by that person or can be rejected by that person. Example, PW मेरे को मेल करे जॉब ऑफर. अब जब मेरे को ऑफर किया था तो मैं ही तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ ना. नॉट एवरीबडी कैन एक्सेप्ट इट कि हाँ सबको ऑफर आ गया जाओ पीडब्ल्यू को यस बोलो. नहीं बाबा, सिर्फ मेरे को ऑफर किया तो मैं ही एक्सेप्ट करूंगा बिकॉज अ पर्टिकुलर पर्सन. अच्छा, स्पेसिफिक हो गया. हो सकता है इस जनरल होकर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए. एलएलबी स्टूडेंट स्पेसिफिक हो गए, मतलब उसमें जिसके पास एलएलबी डिग्री है वही आ पाएगा फिर. यस और नो? तो जनरल ऑफर इट इज ओपन फॉर ऑल, open for the world at large, but specific offer when it is given to a specific person or a specific qualification या specified लोगों को ही दे दो या community को दे दो. Okay? Now, an answer to a question is not an offer. कोई सवाल का जवाब दे देना ऑफर नहीं होता है. आप बेटा एक दिन ऑफिस के बाहर से निकल रहे थे और आपने पूछा मैम ये पर्टिकुलर जो बैच है इसका प्राइस क्या है. मैंने बोला 19,999. ओके, आई बाय द बैच. क्यों? मैंने तो सिर्फ आपको आंसर दिया ना. मैंने तो सिर्फ आपको आंसर दिया दैट दिस इज द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर बैच. सो दैट डजंट मीन कि यहां पर आप उस पर्टिकुलर बैच को खरीद लोगे.
एक दिन आप सब्जी मंडी से जा रहे थे, है ना, फ्रूट वाले भैया खड़े थे, तो फ्रूट बेचने वाले भैया को बोला, अंकल भैया एप्पल क्या भाव है? भैया बोले 100 रुपीज। भैया ने बोल दिया 100 रुपीज। आप बोले ठीक है 1 किलो पैक कर दो। कोई जरूरी नहीं, मना कर सकते हैं आपको, बिकॉज ही नियरली गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन यू सेड। अच्छा, अब यही सवाल अगर पूछ लो, भैया सेब बेचोगे क्या? वो बोलते हाँ, तो समझ आता है यस और नो। अब सवाल ही आपने कुछ और किया है, उसका उत्तर दे देने का मतलब ये नहीं है दैट द अदर पार्टी इज विलिंग टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू। गॉट इट? नाउ वी विल कम टू दीज 2 पॉइंट्स। एक कहता है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, और ये कहता है टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, कि जब भी 2 आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स हुए वो कभी भी ऑफर नहीं बनाते हैं। पहले ये समझेंगे कि काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में फर्क क्या होता है, फिर ये लाइन भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आओ जरा। पहले हम एक काम करेंगे, हम पढ़ेंगे काउंटर ऑफर। ओके, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे काउंटर ऑफर। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस ऑफर। बराबर। काउंटर ऑफर में बेटा जो दोनों पार्टीज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एंड दिस इज बी, दोनों एक दूसरे को ऑफर दे देती है। ही इज अ प्रपोजर, ही इज अ प्रपोजी। बराबर, ये प्रपोजर है, ये प्रपोजी है। तो पहला ऑफर प्रपोजर से आता है और ये कहता है लिसन, आई वुड लाइक टू सेल माई टेबल। किस चीज को बेचा जा रहा है? टेबल को ना, मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेते हैं। बोलता है सुनो, मैं अपना जो टेबल है ना तुमको बेचूंगा, चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक कहता है लिसन, आई एम गोइंग टू सेल माई हाउस टू यू इन 1.25 लाख। बोलो 1.25 लाख में घर खरीदोगे? ये पूछा 1.25 लाख में मैं अपना घर बेच रहा हूं, खरीदना है कि नहीं खरीदना है? हाँ कि ना बोल सकता था। बी कहता है खरीद तो लूंगा, लेकिन अगर तुम उसको 1 लाख कर दो तो। ए ने बेटा जो रखा वो था ऑफर, और बी ने जो बोला वो था काउंटर ऑफर। काउंटर कर दिया ना, दैट मीन्स यहां पर उसने पैसे कम करने की बात कर दी, अपने ही साइड से एक नया ऑफर रख दिया। दिस इज नॉट अलाउड। मतलब वो एक्सेप्टेंस तो कर रहा है, बट एक्सेप्टेंस के साथ भी एक कंडीशन डाल दी, दैट मेक्स अ काउंटर ऑफर। और ध्यान रहे, काउंटर ऑफर हमेशा इनिशियल ऑफर के बाद आता है, कभी भी साथ में या पहले नहीं आता है। काउंटर ऑफर हमेशा और हमेशा इनिशियल ऑफर के बाद आता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट बड़ा खतरनाक होता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि इट रिवोक्स ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर एंड पर आ जाता है। जैसे इसने 1 लाख बोला, 1.25 लाख वाला ऑफर खत्म। अब क्या करें? अब अगर मिस्टर बी को ये 1.25 लाख वाला ऑफर चाहिए, बाद में बोलते अच्छा ठीक है 1.25 लाख वाला एक्सेप्ट, नो, नॉट अलाउड। नाउ द ओरिजिनल ऑफर इज रिवोक्ड, ए इज सपोज टू अगेन मेक एन ऑफर। अब ये वापस से ऑफर करेगा। गॉट इट? तो जब भी काउंटर ऑफर आता है, काउंटर ऑफर का इफेक्ट ये होता है कि ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाता है, खत्म हो जाता है। और टर्म एक और यूज होता है, लैप्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्लीज, ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, उधर फिनिश हो जाता है, खत्म। गॉट इट? दैट इज काउंटर ऑफर, प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ विल कम टू क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में ऐसा है, बोथ द पार्टीज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, both the parties are unaware of the fact कि दोनों ने एक दूसरे को सेम टाइम पर सेम ऑफर कर दिया हो। सब्जेक्ट मैटर सेम हो सकता है, प्राइस सेम हो सकती है, आइडेंटिकल ऑफर्स किए हैं। ए ने बी को बेटा व्हाट्सएप किया कि आई वुड लाइक टू सेल माई साइकिल फॉर ₹1000। उधर से बी इसको बेटा टेलीग्राम करता है, या मान लो लेटर भेजता है ना, मान लो इसको एक लेटर भेजता है कि मैं तुम्हारी साइकिल ना 1000 रुपीज पर खरीदना चाहता हूं। यहां से ए बोलता है
मैं अपनी साइकिल तुम्हें 1000 रुपए में बेचना चाहता हूं, ये बोलता है कि मैं तुम्हारी साइकिल 1000 रुपए पे खरीदना चाहता हूं। बोथ ऑफ देम बेटा क्रॉसेस, बोथ ऑफ देम क्रॉसेस एंड बोथ द पार्टीज आर नॉट अवेयर कि दोनों ने एक दूसरे को ऑफर भेज रखा है। अब ये आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर से ऑफर नहीं बनता, इनमें से आइदर ऑफ द वन कैन बी एक्सेप्टेड, दोनों में से एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट काउंटर ऑफर का इफेक्ट आई होप आपको समझ आ रहा है। काउंटर ऑफर में बी ने जैसे एक ऑफर रखा, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। काउंटर ऑफर एट द सेम टाइम, प्लीज राइट इट डाउन, at same time both the parties are in ignorance of the fact that the another party has given them any offer, okay, and counter offer always and always after the initial offer. That is the difference between counter offer and initial offer, counter offer and cross offer, sorry। आओ जरा counter offer and इसका एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। yes, two identical cross offer does not make an offer। 11th April 1980 Amitabh wrote Balram offering to sell his house rupees 8 lakh rupees 80,000, yes, 800, 8,000, 80,000, 8 lakh, sorry 8 lakh, okay। on the same day Balram, उसी दिन बलराम अमिताभ को ऑफर करता है to buy his house at rupees 80,000। Email crossed each other in the post. There is no concluded contract between Amitabh and Balram because the offer was simultaneous, each being in ignorance of the other, and there is no acceptance of the offer। तो यहां पर कोई acceptance नहीं होता है। Got it? अब आएंगे हम इस स्लाइड पर। That is invitation to make an offer is not an offer। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, that you come and make us an offer, you come and make us an offer, तो वो इन्विटेशन टू एन ऑफर में जाता है। और इसके बहुत सारे क्लासिक एग्जांपल्स हैं इन्विटेशन टू एन ऑफर के। ऑफर और इन्विटेशन टू एन ऑफर में फर्क समझना, ठीक है। ये हो गया आपका ऑफर एंड दिस इज इन्विटेशन invitation to an offer and this is an offer। offer में there are two parties, as we know, एक A है, A ने B को ऑफर किया that listen I want to sell my books to you worth rupees 5,000, this is an offer। invitation to an offer में बेटा A मान लो एक शॉप है इसका, ये A का एक शॉप है, A अंदर बैठा है, बाहर इसने मॉडल्स लगा दिए हैं या मान लो इस पे प्राइस टैग लगा दिए हैं। नाउ दिस बी ये देखता है कि अच्छा प्राइस टैग्स है यहां पर। इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नथिंग बट इनवाइटिंग द कस्टमर्स टू कम इनटू द शॉप एंड गिव देम हिम एन ऑफर। अब यहां पर ए कौन था? ए था ऑफरर, यस। बी कौन था? बी था ऑफरी, या मैं प्रपोजी भी कह सकती हूं, बट यहां पे उल्टा हो गया क्योंकि जो प्राइस टैग हो गया, कैटलॉग हो गया, मेन्यू हो गया है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इनवाइट कर रही है आपको कि यू कम इनसाइड एंड गिव अस एन ऑफर। द शॉपकीपर विल आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। तो बी यहां पर, ए यहां पर क्या बन जाता है? ए यहां पे ऑफरी बन जाता है एंड बी बिकम्स एन ऑफरर इन दिस केस। बिकॉज बी अब शॉप में आएगा और पूछेगा कि भैया ये जो पर्टिकुलर ड्रेस है, आप जो 5,000 रुपीज इसका लगाए बैठे हो, क्या ये 5,000 रुपीज में हमें ये पर्टिकुलर ड्रेस या कॉस्ट्यूम या जो भी आइटम है वो आप हमें देंगे या नहीं देंगे? नाउ दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ मिस्टर ए, दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ ऑफरी, ही कैन रिजेक्ट इट। वो चाहे तो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेटा कई बार आप शॉप में जाओगे, मना कर देंगे आपको चीज देने से, बोलेंगे नहीं है ही नहीं, माल बिक गया, माल खत्म हो गया, हमें देना ही नहीं है, रिजर्व्ड है, बुक्ड है, एक्स्ट्रा नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया। आपने कई बार देखा है जब आप ये फूड वाले जो एप्स होते हैं ना, फूड डिलीवरी वाला एप्स, जब आप इसमें लॉग इन करते हैं एंड आप कोई पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करते, फूड आइटम सिलेक्ट करते हैं, तो कई बार वो एक्सेप्ट नहीं करता है। रादर जब आप प्रोसीड कर देते हैं तो यू वेट, वहां पे दिखा रहा होता है वेटिंग फॉर द रेस्टोरेंट टू एक्सेप्ट द ऑर्डर, यस और नो। वैसे के वैसे रेस्टोरेंट में कई बार जाते हैं तो आप कोई पर्टिकुलर फूड आइटम की डिमांड करते हैं तो बोलते सॉरी सर अभी अवेलेबल नहीं है, दे कैन रिजेक्ट इट बिकॉज यू आर एन ऑफरर, दे आर ऑफरी। आप ये नहीं बोल सकते हाँ तो दुकान में बुलाया, अरे उन्होंने दुकान में नहीं बुलाया, तुम लोग खुद दुकान में गए हो, यस और नो।
सो प्राइस टैग्स हो गया, मेन्यू हो गया है, कैटलॉग हो गया है, शेयर्स जो आपके प्रॉस्पेक्टस हो गया है, पैम्पलेट्स हो गया है, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? ये सब इनविटेशन टू एन ऑफर। ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, नेगोशिएशन करने का, बार्गेन करने का एक इनविटेशन है, that you are invited to give us an offer. Now we will accept whether we have to accept the offer, or we will decide whether we have to accept the offer or we have to reject the offer. Got it everybody? उम्मीद करती हूँ कि ये चीज समझ आ गई होगी। ऑफर एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर। तो अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है ऑफर के लिए तो वो ऑफर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते मेरे को शॉप में बुला दिया, मैं तो 5000 की ड्रेस लूंगा ही लूंगा। नहीं, आप पूछने वाले हो एन ऑफर इज गोइंग टू आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस का इफेक्ट, रिजेक्ट कर लिया तो जीरो, नथिंग। देखो क्या लिखा है। In case of invitation to receive offer, the person sending out invitation does not make an offer. वो ऑफर नहीं करता। जो इन्विटेशन रख रहा है, और इन्विटेशन किसके माध्यम से रखते हो? मेन्यू, कैटलॉग, यही सब होता है। बट ओनली इन्वाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। आप दूसरी पार्टी को इन्वाइट कर रहे हो कि आप आइए और हमें ऑफर कीजिए। His objective is to merely circulate an information. Such invitations are not an offer in the eyes of law and do not become agreement by their acceptance. An invitation to an offer aims, objective क्या है? To bring the customer closer to the advertiser to start negotiation. ये invitation है कि come and give us the invitation, हम इसको accept करेंगे, या हो सकता है मना भी कर दें। मीनिंग दे रखा है, the person sending out invitation does not make an offer but only invites the other party to make an offer. जबकि ऑफर में when one party makes the definite proposal to another party, rather मैं कहूंगी 2A वाली डेफिनेशन लिख देना। When one person signifies his willingness to another to obtain his assent to do or not to do something is said to make an offer. That's it. Willingness, invitation to an offer में इनिशियली कैसी होती है? एक्सप्रेस इंटेंशन होता है, एक्सप्रेस विलिंगनेस होती है। जब मैंने मेन्यू कैटलॉग बाहर रखा है तो ये इनिशियली एक्सप्रेस करके रखा है, लेकिन ऑफर में क्या होता है? फाइनल विलिंगनेस हो जाती है। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि आप मेरी बाइक खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। एग्जाम्पल इसके कैटलॉग्स वगैरह है, इसमें इसको हटाएंगे आप, इस एग्जाम्पल को नहीं, ये कंपनी लॉ का थोड़ा एग्जाम्पल। ओके, कैटलॉग हो गया है, प्राइस हो गया है, डिस्प्ले ऑफ द गुड्स हो गया है। हैरवी वर्सेस फेसी, बहुत अच्छा लैंडमार्क केस है। इस केस को प्लीज आप डील करेंगे, ये केस आपका होमवर्क रहेगा 5 स्टार। हमने बैचेस में भी इस केस का पूरा के पूरा फैक्ट्स पढ़ा है, प्लीज आप फैक्ट्स पढ़ें इस केस का। ठीक है, इस केस के आप फैक्ट्स पढ़ेंगे। चलो हम पढ़ ही लेते हैं। ये पर्टिकुलर जो लैंडमार्क केस है, ये पता है कौन से टॉपिक का केस है? ये कहता है कि आंसर टू एन क्वेश्चन डज नॉट मेक अ वैलिड ऑफर। ये उसी का केस लो है। हार्वी वर्सेस फैसी में यही चीज बताई गई थी। देखिए जरा क्या बोलता है। In this case, the plaintiff Harvey telegraphed the defendant Fessy, I hope मुझे इस साइड रहना चाहिए ताकि आपको फैक्ट्स अच्छे से दिखे, asking him he would sell his certain property and if so at what price। अगर वो ये पर्टिकुलर घर जो है बेचना चाहता है तो क्या प्राइस पे बेचना चाहता है? 2 चीजें पूछी कि पहला तुम अपना घर बेचोगे क्या, एंड दूसरा अगर बेचना चाहते हो तो किस प्राइस पे बेचना चाहते हो। देखना दोनों में से किसका जवाब दिया है। कहता है द डिफेंडेंट रिप्लाइड विद टेलीग्राफ that simply stated the lowest price। lowest price state किया है that he would accept for the property। सिर्फ lowest price बताया, ये नहीं बताया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। The plaintiff then claimed that the defendant had made an offer to sell the property at that price which he had accepted by his subsequent telegraph। तो plaintiff कहता है कि उसने अपनी प्राइस बता दी थी और जैसे उसने प्राइस बताई मैंने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने प्राइस बताई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मेरे अगले टेलीग्राफ से जिससे मैंने एक्सेप्ट किया है हम लोग प्रॉमिस में आ चुके हैं। ही इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉट सेलिंग मी दैट प्रॉपर्टी। However, court held that defendant's telegraph was not an offer to sell। defendant ने जो टेलीग्राफ करके lowest price बताई है वो offer to sell नहीं था। It was merely an answer to the question, but rather mere a statement of the lowest price he would accept। The court held that the defendant had not made any offer and there was no contract between the parties। कोई offer नहीं रखा था उसने। The court explained that invitation to treat, that is invitation to offer, is not an offer, but rather an invitation to commence the negotiation or discussion। The court held that the defendant's telegraph was an invitation to treat, that is invitation to an offer, and not an offer to sell the property। Got it? Landmark case है, इसको जरूर आप ध्यान रखें। Okay, an offer must be communicated to the offeree।
हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑफर जो है ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ होना चाहिए। इसका लैंडमार्क केस कौन सा है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। और कई बार ये फैक्ट्स एज इट इज मेंस में आ चुके हैं और आपको डिसाइड करने को बोला जाता है, जिसका ओर और छोर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिखता ही नहीं है। लेकिन ये एसेंशियलिटी है एक ऑफर की कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ होना चाहिए ऑफरी को। ऑफरी को पता ही नहीं है तो सपना आएगा नहीं ना दैट देयर इज एन ऑफर सब्सिस्टिंग इन द मार्केट। यस, कहते हैं अंटिल द ऑफर इज मेड नोन टू द ऑफरी देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्टेंस। जब तक ऑफरर ऑफरी को ये बताए ही नहीं कि देयर इज सम ऑफर फ्रॉम माय साइड, तो ऑफरी एक्सेप्ट क्या करेगा? ऑफरी को पता ही नहीं कि ऐसा ऑफर बना, उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो वो एक्सेप्टेंस कैसे बताएगा? और एक्सेप्टेंस बता भी दी इन द इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू बी एन एक्सेप्टेंस बिकॉज, and that will also not constitute to be an offer because acceptance always and always has to be after the offer has been successfully communicated to the offeree. जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरी के नॉलेज में जब तक ऑफर ऑफरी के नॉलेज में नहीं आएगा तब तक ऑफरी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और वो वैलिड प्रॉमिस भी नहीं बनेगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, द डिफेंडेंट्स नेफ्यू एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द होम। He sent his servant the plaintiff in search of the boy. अपने सर्वेंट को भेजा कि जाइए आप उसको ढूंढ कर लेके आइए। After the servant had left, the defendant announced a reward of ₹500, चलो 501 कर लो, ओके, to anybody giving the information relating to the boy. बोला कि जो भी इस नेफ्यू को ढूंढ कर लाके आएगा हम उसको 5,000 रुपए देंगे। But by that particular time, the servant had already left. So when the offerer made that offer, it was not in the knowledge of offeree. The servant, before seeing the announcement, had traced the boy and informed the defendant. Defendant को बोला कि चलो जी हम जो है आपका ये पर्टिकुलर नेफ्यू को लेकर आ चुके हैं। बाद में उसको ऑफर के बारे में पता चलता है। Later on, reading the notice of reward, the servant claimed it. His suit was dismissed on the ground that he could not accept the offer unless he had knowledge of it. जब आपको ऑफर का नॉलेज ही नहीं था, आप वहां थे ही नहीं, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, An offer can be made subject to any terms and condition. I have already said. Please note down. Condition किसमें लग सकती है? Condition सिर्फ और सिर्फ ऑफर में लग सकती है। और ये कंडीशन ऑफर में लगाएगा कौन? ऑफर लगा सकता है। लेकिन सर मैं एक्सेप्ट कर लूं बट आपको चेंजेस करोगे तो बाय कंडीशन ऑन एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी नॉट अलाउड। कतई नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर ऑफरर कंडीशन ऑफर के वक्त लगाए बाय ऑफरर तो वैलिड है, लेकिन ऑफरी एक्सेप्टेंस के वक्त कंडीशन नहीं लगा सकता है। Offerer may attach any terms and condition to the offer. He may even prescribe the mode of acceptance. The offeree will have to accept the terms of the offer. जो भी ऑफर में टर्म्स है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, आंसर टू एन क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। ये बम्पर हॉल पेन का भी जो है सेम लैंडमार्क केस और सेम आपके हैवी वर्सेस फैसी वाले ही जो फैक्ट्स हैं वो हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन एन ऑफर कम्स टू एन एंड। एक ऑफर जो है वो एंड पर कब आ जाता है? दैट मीन्स एक ऑफर को हमेशा तो हम खुला नहीं छोड़ सकते ना कि हाँ चलिए आप उसको कभी भी एक्सेप्ट कर लीजिए। दिस इज नॉट अलाउड। ऑफर सदाबहार के लिए ओपन रह ही नहीं सकता है, कोई लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए ओपन रहेगा। क्या उससे पहले भी हमारा ऑफर खत्म हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल खत्म हो सकता है। There are majorly 6 grounds that are given, but हम इसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 6 भी पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे। पहले सेक्शन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। रिवोकेशन हाउ मेड। मेजरली इन्होंने 4 तरीके बता रखे हैं रिवोकेशन के। अब एक चीज ध्यान रखना, देयर आर 2 टर्म्स दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। एक है आपका रिवोकेशन, एक है आपका रिवोकेशन और दूसरा टर्म है आपका रिजेक्शन। बराबर, ये 2 टर्म्स का ध्यान देंगे। 2 टर्म्स यूज कहां करना है, ठीक है? ये 2 टर्म्स जो हैं आपको यूज कहां करने, प्लीज इसका ध्यान देंगे। रिवोकेशन हम चलो ऑफर की बात कर लेते हैं, ठीक है? कि मैम हम ऑफर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है? ऑफर का रिवोकेशन दैट मींस एंड पर लाना, खत्म करना, फिनिश करना। ये किसके थ्रू होता है? बाय ऑफरर। प्लीज नोट डाउन, ये ऑफरर के थ्रू होता है
या मैं कहूं प्रपोजर या प्रॉमिसर के थ्रू होता है। लेकिन रिजेक्शन दैट मींस एक्सेप्ट करने से मना कर देना, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डन बाय ऑफरी। ऑफरी ही कर सकता है या प्रॉमिसी ही कर सकता है। रिजेक्शन कभी भी ऑफरर नहीं करता। प्लीज नोट डाउन, ये मेंस में जो शब्दों का खेल है ये आपकी बैंड बजवा सकता है, गलत टर्म यूज नहीं करना है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन छोटे छोटे नंबर्स के मार्क्स कट जाते हैं, मतलब छोटे छोटे नंबर्स, छोटे छोटे वर्ड्स के जो है मार्क्स कट सकते हैं। रिवोक कर रहा है, एंड, खत्म। बेटा चीजों का खात्मा वही कर सकता है ना जिसने निर्माण किया है। The person who has built the thing can only destroy that thing. तो जिसने ऑफर दिया वही रिवोक करेगा। और कौन करता है? ये ऑफरर करता है। रिजेक्शन, सामने वाली पार्टी रिजेक्ट कर रही है ना जिसको आपने ऑफर दिया, दैट इज डन बाय ऑफरी। और रिजेक्शन की जगह और क्या कर सकता है ऑफरी? या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो एक्सेप्ट कर सकता है वही तो रिजेक्शन करने का पावर रखता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 6, क्योंकि क्या बोला? रिवोकेशन हाउ मेड। अब सुनो, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, एक प्रपोजल खत्म हो जाएगा, एंड पर आ जाएगा बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। प्लीज देखना, रिवोकेशन का नोटिस कौन कम्युनिकेट कर रहा है? बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी कॉल्ड एज प्रपोजी। तो रिवोकेशन का नोटिस कौन भेजेगा? प्रपोजर। प्रपोजर खुद अपनी मर्जी से कभी भी मैसेज डाल सकता है कि मैं ये पर्टिकुलर जो ऑफर है उसको रिवोक कर रहा हूं, बट कितने टाइम में डाल सकता है, कब तक डाल सकता है? दिस हैज टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 4 एंड 5। सेक्शन नंबर 4 एंड 5 के साथ आप ये पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो बोलता है कि रिवोकेशन प्रपोजर कर तो सकता है लेकिन कब तक कर सकता है, ये जानना जरूरी। ओके, सेकंड कहता है बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। जो मैंने समय सीमा आपको दी थी कि बेटा इफ यू वांट टू परचेज दिस फोन लेट मी नो इन नेक्स्ट 6 days और नेक्स्ट 7 days, तो जो मैंने टाइम दे रखा उसके बाद लैप्स हो जाएगा ना। वंस द टाइम गेट्स ओवर, उसके बाद ऑफर भी खत्म। मान के चलना है कि अब ऑफर एक्सेप्ट करने की समय खत्म हो चुका है। एंड इफ नो टाइम इज गिवन, मान लो अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है तो देन बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, जो एक नॉर्मल समय हो सकता है, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बिना एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन रीजनेबल समय खत्म होने के बाद भी आपका ऑफर खत्म हो जाएगा अगर समय नहीं दे रखा है। फॉर एग्जांपल इस बैच की बात कर लेती हूं, अब ये बैच रीजनेबल टाइम तक रहेगा ना, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 20 साल बाद आके बोलो कि मैम ये बैच लेना है, अगर लॉ भी चेंज हो गया उस वक्त तक, फिर कौन प्रोवाइड करेगा? वो रीजनेबल टाइम हो गया ना, तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब तक ऑफर भी खत्म हो जाएगा। थर्ड, by the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance। एक्सेप्टेंस से पहले कंडीशन रख सकता है, हम पढ़ के आ चुके हैं ऑफर की एसेंशियलिटीज। ऑफर में क्या क्या हो सकता है? हमने बोला था कि बेटा ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस की कंडीशन रख सकता है ऑफरर, बट ऑफरी एक्सेप्टेंस करते वक्त कंडीशन नहीं रख सकता कि ये चेंजेस करा दो, प्राइस कम कर दो, कलर चेंज कर दो, मैम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो, थोड़ा समय दे दो तो मैं एक्सेप्ट कर लूं। ऑफरी नहीं कर सकता, ये कंडीशन लगा सकता है, बट ऑफरर जरूर कंडीशन लगा सकता है कि एक्सेप्ट करना है 7 दिन में करो, एक्सेप्ट करना है तो मेल के थ्रू करो, एक्सेप्ट करना है तो एडवांस दे दो। अब ये कंडीशंस अगर आपने फुलफिल नहीं की एक्सेप्टेंस के प्रीसीडेंट में, प्रीसीडेंट मतलब पहले, प्रायर नहीं की है, तो आपका ऑफर खत्म हो जाता है। मैंने बोला बेटा अगर एक्सेप्ट करना ना 200 रुपए की रसीद आज शाम तक जमा करा दो, आपने किया ही नहीं। एक्सेप्टेंस के प्रायर करना था, ये प्रीसीडेंट था, बट यू डिड नॉट कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशंस जो कि मैंने रखा, देन दैट केस ऑफर खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ बोलता है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजर म्हणजे ऑफरर, जिसने ऑफर रखा ना उसी की अगर डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है। एंड प्लीज नोट डाउन, इसके साथ एक और पॉइंट है, इफ द fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। yes or no? acceptance से पहले, acceptance करने से पहले, acceptance करता कौन है? acceptor या मैं कहूं तो ऑफरी, दोनों ही एक ही पर्सन होते हैं। ऑफरी के, प्रपोजी के, प्रोमिसी के एक्सेप्ट करने से पहले अगर हमारे प्रपोजर की, ऑफरर की, प्रॉमिसर की डेथ का नॉलेज ऑफरी को या एक्सेप्टर को मिल जाता है, ऑफर रिवोक हो जाता है।
एक्सेप्टेंस के बाद अगर उसे नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यहां पर ऑफर रिवोक नहीं होगा। जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे, सब्जेक्ट टू द इंटेंशन क्रिएटेड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एनफोर्स हो सकता है। बट मैं बोल चुकी हूं, टर्म यूज कर चुकी हूं, दैट सब्जेक्ट टू द इंटेंशन रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही एनफोर्स होना था, या उनके लीगल हेयर्स भी वहां बाइंडिंग हो सकते थे, इस चीज को सब्जेक्ट टू रहते हुए। ओके, चलिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर का टाइप्स पढ़ेंगे। प्लीज नोट डाउन, यहां पर 4 तरीके बता रखे। अब जरा इस पे आ जाओ, देखो, आफ्टर द स्ट्यूपुलेटेड रीजनेबल टाइम, जब टाइम खत्म हो जाए तो बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन कौन करेगा? ऑफरर करेगा। और एक और पॉइंट जो इन्होंने बताया ही नहीं, बाय रिजेक्शन। सेक्शन नंबर 6 ने बेटा ये चीज नहीं बोली, बट दैट इज सो वेरी ऑब्वियस कि अगर हमारा ऑफरी ही, या मैं बोलूं प्रॉमिसी ही, या मैं बोलूं प्रपोजी ही ऑफर को रिजेक्ट कर दे तो खत्म हो गया ना। And once rejected, offer cannot be accepted. If you want to accept that particular offer, ask the offerer again to give you the offer. And next क्या बोलता है? Offer not accepted in prescribed mode। ये देखो, जो हमने मोड प्रिस्क्राइब कर रखा था, अगर उस प्रिस्क्राइब मोड में आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो, मतलब हमने एक प्रायर कंडीशन लगा दी थी, उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया तो, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, बट प्रोवाइडेड कि वो हमारे ऑफरी के नॉलेज में आना चाहिए, नॉलेज ऑफ ऑफरी के नॉलेज में आना चाहिए। एंड वो भी कब? बिफोर एक्सेप्टेंस। प्लीज नोट डाउन, यहां से प्री में क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, इससे कि ऑफरर की डेथ हो गई या ऑफरर इंसेन हो गया, ऑफरी को पता ही नहीं, उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, एक्सेप्टेंस के बाद पता चला व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑफर, वैलिड प्रॉमिस बनेगा। क्योंकि हमारा ऑफरी एक्सेप्ट करता उससे पहले अगर ऑफरी को ऑफरर के डेथ, ऑफरर बोलूं या प्रपोजर बोलूं एक ही चीज है, उसके डेथ या इंसैनिटी का नॉलेज अगर प्रपोजी या ऑफरी को पता चल जाता तो वो वैलिड रिवोकेशन हो जाता। ठीक है, एक्सेप्टेंस से पहले पता ही नहीं चला तो बेचारा क्या करेगा, उसमें ऑफरी की या प्रपोजी की गलती नहीं है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, की चलो ठीक है, ऑफर दे दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अब प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस के बाद मान लो एग्रीमेंट भी बन गया, एग्रीमेंट बाद कंसिडरेशन भी बन गया, एंड सॉरी कंसिडरेशन भी हो गया, एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन बाद में सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। फोन की बात की थी, फोन ब्लास्ट हो गया, लैपटॉप की बात की थी, लैपटॉप टूट गया, बैरेक्ट्स की बात की थी, बेटा बारिश आ गई, बैरेक्ट खत्म हो गए, बह गए, अब क्या होगा? ऑफर खत्म। ठीक है, ऑफर ही डिस्ट्रॉय हो गई, मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह में आग लग गई, खत्म ऑफर। ओके, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम, एंड देन वी विल वाइंड अप विद द सेशन। जैसे हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वैसा ही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या ऑफर हो सकता है बेटा, तो ऑफर भी तो एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इंप्लाइड होगा तो ऑफर भी तो एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है ना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बनता किससे? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट बनता किससे? प्रॉमिस से। प्रॉमिस बनता किससे? प्रपोजल से, ऑफर से। यस, एक्सप्रेस ऑफर सेम जो हमने लास्ट क्लास सेशन में पढ़ा था। ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर मेड बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, और वो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं बेटा? रिटन या स्पोकन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? रिटन हो सकता है या स्पोकन हो सकता है। दिस इज नोन एज एक्सप्रेस ऑफर। एग्जाम्पल भी दे रखा है, व्हेन ए सेज टू बी, सेज वर्ड्स, बोला मौखिक रूप से, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख। 2 लाख है ना, 200, 2000, 20,000, 2 लाख। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? पुअर विद मैथ्स, काफी है बच्चे मैथ्स में थोड़े ऐसे पुअर हैं। ठीक है, खैर चलो। इंप्लाइड ऑफर क्या कहता है? एन ऑफर मे बी डिराइव फ्रॉम द एक्शंस और सर्कमस्टांसेस, रादर मैं बोलूंगी बेटा एक्शंस और कंडक्ट ऑफ द पार्टी। पार्टी का आचरण ऐसा है, पार्टी का एक्ट ऐसा है जिससे कि ऑटोमेटिकली पार्टी जो है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है। देयर इज एन इंप्लाइड ऑफर बाय द transport company to carry passengers for a certain fare when a transport company operates a bus on a particular route। हम कई बार बेटे बस स्टैंड पे रूट वगैरह में गए हो ना, बसेस में ट्रैवल किया होगा, नहीं किया तो कर लो, इसमें कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, बसेस में ट्रैवल करना, ऑटो में ट्रैवल करना, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, जहां जरूरत है वहां करो ना, है ना। ठीक है, तो अगर बस में बेटा बस स्टैंड पे आप खड़े हो, बस आया है, रुका है, आप बैठ गए, आपने कौन सा ड्राइवर से, कंडक्टर से बात किया? पता था यहां से आपको सोस्ती गेट नई सड़क जाना है, आप बैठ गए बस में, दैट्स इट, इंप्लाइड ऑफर। आपके एक्ट से व्हेन द मोमेंट यू एंटर द बस, दैट इटसेल्फ शोज कि आप एंटर हो चुके हो और सामने वाली पार्टी ने भी आपको बैठने दिया है, देयर इज एन इंप्लाइड ऑफर। जब वो रुके, दैट मींस इट वाज एन इंप्लाइड ऑफर।
जैसे ही आप बस के अंदर घुसे, इट इज एन एक्सेप्टेंस, इट इज अ प्रॉमिस, देयर इज अ कंसिडरेशन, दे आर मेकिंग यू रीच टू अ डेस्टिनेशन, इन रिटर्न यू आर गिविंग देम अ पर्टिकुलर प्राइस, एक फेयर दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये कंसिडरेशन हो गया है, लीगली एनफोर्सेबल है ना, बीच रास्ते में उतार दे तो कोर्ट लेकर जाओ, सो दिस इज अ इम्प्लाइड ऑफर। ओके, जनरल ऑफर एंड स्पेशल ऑफर, ये डिस्कस कर चुके हैं हम टाइप्स ऑफ एसेंशियलिटीज ऑफ ऑफर में, कि जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है एंड एक्सप्रेस भी हो सकता है। ये देखो आ जाओ इस पे, हमारी फर्स्ट स्लाइड, यस, एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड, जनरल एंड स्पेसिफिक, गॉट इट। जनरल मीन्स इट इज ओपन फॉर पब्लिक एट लार्ज, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर, एन ऑफर इज नॉट मेड बाय एनी स्पेसिफाइड पार्टी, rather मैं बोलूंगी is not made to any specified party, it is one which is made by the public or to the public at large, any member of the public can accept the offer and have the right to award reward or consideration, कोई भी accept कर सकता है। if I have given an open offer in a newspaper stating that particular typist की जरूरत है, तो बेटा कोई भी आ सकता है, कोई भी accept कर सकता है उस ऑफर को। ओके, एग्जाम्पल, A advertises in the newspaper that whosoever में आ गया ना, public at large और world at large, finds his missing son would be rewarded with 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस से 2 लाख रुपए का जो है रिवॉर्ड मिलेगा। B reads it and after finding the boy he calls A to inform about his missing son. A is entitled to pay 2 lakh rupees to B for his reward. But लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या था कि आप, ठीक है, वो भी जनरल ऑफर था तो वो भी जनरल ऑफर, बट उसमें मेजर चीज क्या थी, दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। वहां पर ऑफर तो ऑफरी को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। जनरल ऑफर भी था, दो पॉइंट में जा सकता है, उस ऑफर का नेचर भी बता रहा है प्लस उसका इफेक्ट भी बता रहा है ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिसने ऑफर सुना ही नहीं और बच्चे को उठाकर लेकर आ गया, मतलब बच्चा जब मिल गया तो उसको लेकर आ गया। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक ऑफर विच इज गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, it is an offer made to a specific person or group of persons and can be accepted by the same, not anyone। कोई specified person, कोई group of persons को ही ये particular offer मिल सकता है। अब जैसे आपके आरजेएस का या कोई भी जुडिशरी एग्जाम वगैरह का नोटिफिकेशन आता है, ओनली एलएलबी स्टूडेंट्स कैन फिल द फॉर्म, जो लॉ बैकग्राउंड से है, इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही ओपन है। ठीक है, A offers to sell his house to B, A ने ऑफर किया है और सिर्फ B के सामने ऑफर किया, लेटर में नाम ही B का लिख दिया, ईमेल में नाम ही B का लिख दिया, मैसेज में नाम ही B का लिख दिया है, या B को पर्सनली ही जाके कॉल कर दिया या बोल दिया कि मैं अपना घर बेच रहा हूं। Thus, a specific offer is made to a specific person and only B can accept this offer। और ये ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ B एक्सेप्ट कर सकता है। Got it? जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर का एक डिफरेंस है, प्लीज 5 स्टार लगाओ, 2-3 डिफरेंसेस इसमें और लिखना। कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू इंश्योर दैट एटलीस्ट मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 डिफरेंस तो मिनिमम तैयार करके रखो। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी भी सेक्शन नंबर का डिफरेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज डिफरेंस, कि this is defined under this section, this is defined under this section. No, this is not a difference. Yes, this can be a difference that this particular term has been defined under this act, but this is not defined under this act. This can be a difference, but वो भी उसके कॉन्सेप्ट या मीनिंग डिफरेंस को वैलिडेट या जस्टिफाई नहीं करता है, तो अवॉइड करना ऐसा लिखना। हाँ, बट आप टाइटल में ऊपर जहां लिख रहे हो ना, इधर को लिख सकते हो, जो भी अगर सेक्शन नंबर है तो इधर में लिख सकते हो, बट डिफरेंस वाला एक्चुअल टेबल में नहीं लिखना। ओके, लिखने को लिख देना, अब याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बट हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बस चूकना नहीं चाहिए, आपके मेंस की नोटबुक में वो दिखना जरूर चाहिए। क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर बाद में पढ़ेंगे, पहले काउंटर ऑफर पढ़ेंगे। काउंटर ऑफर मींस हमने 1 लाख बोला, वो बोलता है 1.5 लाख कर दो, दैट मींस वो ही अपने सामने से एक ऑफर रख रहा है। एंड काउंटर ऑफर का इफेक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। काउंटर ऑफर का इफेक्ट ये होता है कि इनिशियल ऑफर लैप्स हो जाता है, इनिशियल ऑफर खत्म हो जाता है। इट सेज अ काउंटर ऑफर इज एन आंसर गिवन टू एन इनिशियल ऑफर। इनिशियल ऑफर का आंसर है काउंटर ऑफर, मींस दैट द ओरिजिनल ऑफर हैज बीन रिफ्यूज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफर, जो कि ऑफरी दे रहा है। अरे ऑफरी, यू वर एंटाइटल्ड ओनली आइदर टू एक्सेप्ट इट और आइदर टू रिजेक्ट इट, you are not allowed or you cannot give a new offer, and if you are giving, no problem, you give, the initial offer gets lapsed। अब तुमको अगर वही 1.5 लाख वाला ऑफर वापस से एक्सेप्ट करना है, ये बोलते हुए कि चलो साहब 1.25 लाख में आप मान तो रहे हो नहीं, 1 लाख में मान तो रहे हो नहीं, चलो हम आपका 1.5 लाख का ऑफर एक्सेप्ट कर देते हैं, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, दैट द ऑफरर अगेन नीड्स टू मेक अ न्यू ऑफर। ओके,
द काउंटर ऑफर मेक्स 3 चॉइसेस टू द ओरिजिनल ऑफरी प्लीज ऑफरी, या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, या मेक अनदर ऑफर। ठीक है, एग्जाम्पल, ए ऑफर्स बी अ कार फॉर रुपीज 10 लाख, बी एग्रीज टू बाय फॉर 8 लाख, बोलता है 8 लाख में खरीद लूंगा, काउंटर ऑफर कर दिया ना, दिस अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर एंड इट वुड मीन अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर लेटर ऑन इफ बी एग्रीज टू बाय फॉर 8 लाख, ए में ए रिफ्यूज कर सकता है, और ए अब चाहे तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को बेटा अब यहां पर नया ऑफर बनाना पड़ेगा अगर बी उसी 10 लाख वाले ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो। ओके, काउंटर ऑफर बाकी है। टू पार्टीज मेक अ काउंटर ऑफर कर चुके, क्रॉस ऑफर, सो सॉरी माय बैड। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, टू पार्टीज आर अंडर अ सर्टेन सर्कमस्टांस, इट मींस दैट बोथ मेक द सेम ऑफर एट द एग्जैक्ट सेम टाइम टू ईच अदर। याद है ना वो बलराम वाला एग्जांपल, याद है, एक ही समय पे 8 लाख वाला और 80,000, हाँ 8 लाख वाला और 80,000 वाला, selling of the house and buying of the house same time, same subject matter. However, in either case the cross offer will not amount to accepting the offer. Example, A and B both send letter to each other offering to sell and buying B's house at the same time. A B को बोलता है कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूं, B बोलता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं सेम टाइम पे। This is a cross offer made where one party needs to accept the offer of another. दोनों में से कोई भी पार्टी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहां पर जो है वो हमारी क्लास, आज की जो ऑफर की क्लास है वो हम वाइंड अप करते हैं। एंड प्लीज नोट डाउन एवरीबॉडी कि अगली क्लास जो हमारी होगी वो एक्सेप्टेंस की होगी, और एक्सेप्टेंस से पहले आपको ऑफर जो है वो अच्छे से समझ आया हुआ होना चाहिए। अब ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ, एंड एज यूजुअल मैं हमेशा कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, सेशन शुरू होने से पहले भी मैंने आपको ये बताया था, सेशन खत्म होने के बाद भी मैं आपको ये वापस से बता दूं दैट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर these slides, these PPTs, these notes, तो वो जाकर आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगा लेकिन PW ऐप पर मिलेगा। You all just need to download the PW ऐप, enroll this particular free batch, कोई आपका प्राइस डिडक्ट नहीं होगा। एनरोल करने के बाद वहां पर ऐप में भी आप सेम क्लासेस देख सकते हैं और यही पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। बट कलेक्शन ऑफ दीज पीडीएफ्स इज सब्जेक्टेड टू द वैलिडिटी, जो वैलिडिटी है सब्जेक्ट टू द वैलिडिटी ऑफ दिस बैच। जितनी वैलिडिटी इस बैच की वहां दिखा रही है तब तक आप ये पीडीएफ आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैलिडिटी ओवर होने के बाद फिर खुद से ये नोट्स यूट्यूब की क्लास देखकर आपको बनाना पड़ेगा। एंड आई होप कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास आपको अच्छी लग रही है। आने वाले सेशंस में हम और जो डायरेक्ट प्रोविजन है उसको और अच्छे से डील करेंगे। प्रपोजल के मामले में आपके पास सिर्फ सेक्शन नंबर 6 बचता है और 2A बचता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रपोजर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और एक्सेप्टेंस कैसे होता है उसकी डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस के वैलिडेशंस, वैलिड पॉइंटर्स क्या हैं और एक्सेप्टेंस कब तक की जा सकती है, स्पेसिफिकली पोस्टल रूल्स। इंटर एब्सेंटे और इंटर प्रेजेंटाई में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों को कई बार कि प्रॉमिसर कब बाउंड हो जाता है, प्रॉमिसी कब बाउंड हो जाता है, उसके लिए 7 चार्ट लगेंगे हमको, 7 स्लाइड्स रहेंगी। दिमाग में 2 डेट्स फिक्स करवा दूंगी आपके, और आपको एग्जाम में एटलीस्ट जिंदगी में कभी अगर वो डेट्स याद रही तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। विद दैट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लेक्चर, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।